हेलो स्टूडेंट, मैं रेणु द्विवेदी आरडी क्रिएशन चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोक भारती पुस्तक की कक्षा 10वीं की अंतिम कविता 11 समता की ओर का अर्थ पढ़ेंगे। समता की ओर अर्थात की समानता की ओर, जिनके कवि जो है मुकुटधर पांडे जी है। अब मुकुटधर पांडे जी ने इस कविता के माध्यम से क्या कहने का प्रयास किया है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए कविता की प्रथम दो पंक्तियों का अर्थ जानते हैं। बीत गया हेमंत भ्रात, शिशिर ऋतु आई, प्रकृति हुई द्युतिहीन, अवनी में कुंजटिका है छाई। अब इसके जो भी कठिन अर्थ है आपके स्क्रीन में आपको मिल जाएंगे। देखिए क्या कह रहे हैं कि जो हेमंत ऋतु है, जो शिशिर ऋतु का भाई है, वो हेमंत ऋतु है, वो अब बीत गया है और शिशिर ऋतु का आगमन हो गया है। यानी हेमंत ऋतु जो भाई है अब वो बीत गया है और शिशिर ऋतु का आगमन हो गया है। अब कैसी हो जाती है, हम देखते हैं कि सर्दी के ऋतु में चारों ओर कुंजटिका, चारों ओर जो है वो देख धुंधलापन सा दिखाई देने लगता है और जो प्रकृति है उसकी चमक भी द्युतिहीन हो जाती है, प्रकाशित नहीं रहती है, उसकी जो चमक है वो भी धुंधली पड़ जाती है। तो उसके बारे में कह रहे हैं कि अब हेमंत ऋतु जो है अर्थात शिशिर ऋतु का जो भाई है हेमंत ऋतु, अब वो चला गया है और शिशिर ऋतु का आगमन हो गया है। और क्या कह रहे हैं कि जो प्रकृति है, जो नेचर है, जो प्रकृति है वो कैसी हो गई है कि चारों ओर कुंजटिका अर्थात कि चारों ओर एक कोहरा सा छा गया है और जो उसका एक धुंधलापन है वो चारों ओर वातावरण में छा गया है। यानी जो प्रकृति है अब वो धुंधलापन में समा गई है और उसकी जो चमक है वो भी चमकहीन में बदल गई, यानी उसकी चमक भी नष्ट हो गई है। अगली इन दो पंक्तियों की जो भी कठिन अर्थ है आपको स्क्रीन में मिल जाएंगे। तो क्या कह रहे हैं अगली दो पंक्तियों में, पड़ता खूब तुषार पद्मदल, तालों में बिल खाते, अन्यायी नृप के दंडों से यथालोक दुख पाते। इन दो पंक्तियों में क्या कह रहे हैं कि जब शिशिर ऋतु होती है, जब सर्दी की ऋतु होती है तो क्या होते हैं कि तुषार अर्थात की जो बर्फबारी होती है उसके कारण तालों में जो कमल के फूल होते हैं वो क्या हो जाते हैं, बिल खाते हैं। यानी तुषार दल पड़ने से जो कमल के फूल होते हैं वो मुरझा जाते हैं। तुलना किससे की है कि जिस प्रकार अत्याचारी राजा के शासनकाल में अत्याचार के कारण जिस प्रकार प्रजा मुरझा जाती है, ठीक उसी प्रकार तुषार के पड़ने से जो पद्मदल होते हैं, जो पद्मदल होते हैं अर्थात कि जो कमल के फूल होते हैं वो भी मुरझा गए हैं। अगली दो पंक्ति देखिए, निशा काल में लोग घरों में निज निज जा सो जाते, बाहर श्वान स्यार चिल्लाकर बार बार रोते हैं। इसके जो भी कठिन अर्थ होंगे आपको अपने स्क्रीन में मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पर कवि क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं कि रात्रि के घने अंधकार में, सर्दी की जो रातें होती है उसमें रात्रि में जो लोग होते हैं वो अपने अपने घरों में जाकर सो जाते हैं, किंतु जो श्वान होते हैं, जो कुत्ते होते हैं, जो सियार होते हैं वो सर्द के कारण, वो सर्दी के कारण, वो ठंड के कारण रोते और बिलखते हुए दिखाई देते हैं। यानी वो उस ठंड से, ठंड लगने के कारण, उस ठंड के कारण वो जोर जोर से रोते हुए दिखाई पड़ते हैं। अगली दो पंक्तियां, अर्धरात्रि को घर से कोई जो आंगन को आता, शून्य गगन मंडल को लख यह मन में है भय पाता। अब आधी रात में, यहाँ पर इसके जो भी कठिन अर्थ है आपको अपने स्क्रीन में मिल जाएंगे। क्या कह रहे हैं कि अर्धनिशा में यानी आधी रात्रि को अगर कोई व्यक्ति अपने कमरे से अपनी आंगन की ओर आता है, आधी रात के बाद जब व्यक्ति है अपने कमरे से जब आंगन की ओर आता है और वो गगन मंडल की ओर देखता है, उस गगन की ओर देखता है, उस गगन मंडल की ओर देखता है, तो उस गगन में उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता है और उस शून्य गगन मंडल को देखकर वो भयभीत हो जाता है। क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि चारों ओर कोहरा छा जाता है जिसकी वजह से जो आसमान के चांद और तारे होते हैं वो दिखाई नहीं देते। तो आधी रात के बाद अगर कोई व्यक्ति आंगन में आता है और वो गगन की ओर देखता है तो शून्य गगन मंडल को देखकर, यानी कि जो गगन में कुछ भी नहीं दिखाई देता, उस शून्य गगन मंडल को देखकर वो भयभीत हो जाता है, वो डर जाता है। अगली दो पंक्तियां देखिए, तारे निपट मलिन चंद ने पांडुवन है पाया, मानो किसी राज्य पर है राष्ट्रीय कष्ट कुछ आया। अब क्या कह रहे हैं, इसके जो कठिन अर्थ है आपको अपने स्क्रीन में मिल जाएंगे। क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि जो तारे है और जो चंद्रमा है वो निपट मलिन हो गए हैं, यानी उसकी जो चमक है वो फीकी पड़ गई है। जो चांद और तारे होते हैं उनकी जो चमक होती है वो मध्यम पड़ गई है, फीकी पड़ गई है, जिसके कारण जो चंद्रमा है वो श्वेत से अब वो पीले रंग में
पड़ गया है। यानी जो चंद्रमा का प्रकाश जो स्वच्छ होता है, श्वेत होता है, सफेद होता है, अब उसकी चमक जो है फीकी पड़ जाने के कारण वो पांडु वर्ण में हो गया है, यानी पीले रंग का दिखाई देने लगा है। और उसे देखकर, इस प्रकार के वातावरण को देखकर ऐसा लगता है मानो किसी राष्ट्र में कोई आपत्ति आने वाली है, मानो किसी राज्य में कोई कष्ट आने वाला है। अगली दो पंक्तियां, धनियों को है मौज रात दिन है उनके पौबारे, दीन दरिद्रों के मत्थे ही पड़े शिशिर दुख सारे। पांच पद्यांश थे, पांच जो पद्यांश थे वो थे शिशिर ऋतु के बारे में, सर्दी की ऋतु के बारे में। अब अगले जो पद्यांश है उसमें कवि ने क्या कहने का प्रयास किया है, गरीबों और धनियों के बारे में तुलना की है कि धनी का जीवन कैसे बीतता है और गरीबों का जीवन किस प्रकार से बीतता है। तो चलिए हम उसी तुलना को समझेंगे। दो पंक्तियां देखिए, धनियों को है मौज रात दिन है उनके पौबारे, दीन दरिद्रों के मत्थे ही पड़े शिशिर दुख सारे। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो धनी वर्ग होता है उसके लिए कोई भी ऋतु सामान्य होती है, यानी उसे किसी भी जीवन में कष्ट सहना नहीं पड़ता, उसे किसी भी ऋतु में कोई कष्ट का सामना नहीं करना पड़ता है। उसके तो हमेशा पौबारे रहते हैं, यानी कि वारे न्यारे ही रहते हैं, यानी कि उन्हें हमेशा खुशी ही खुशी प्राप्त होती है। किंतु जो दीन और दरिद्र होते हैं, जो गरीब होते हैं, मानो ऐसा लगता है शिशिर ऋतु ने उनके माथे पर ही कई दुखों को ला दिया है, यानी सारे दुखों को मानो ऐसा लगता है गरीबों को ही झेलने पड़ते हैं, चाहे वो सर्दी की ऋतु हो, चाहे वो गर्मी की ऋतु हो, चाहे वर्षा की ऋतु हो, सारे दुखों को मानो ऐसा लगता है कि दीन और दरिद्रों को ही सहना पड़ता है। अगली दो पंक्तियां, वे खाते हैं हलवा पूड़ी दूध मलाई ताजी, इन्हें नहीं मिलती पर सूखी रोटी और ना भाजी। अब धनी वर्ग के बारे में क्या कह रहे हैं कि जो धनी वर्ग होते हैं वो तो शिशिर ऋतु में भी क्या करते हैं, हलवा पूड़ी और विभिन्न प्रकार के व्यंजनों का स्वाद लेते हैं। जो धनी वर्ग होते हैं, जो अमीर वर्ग होते हैं, उन्हें तो उनके जीवन में कोई अभाव नहीं होता, उनके जीवन में कोई कमी नहीं होती, और वो तो हलवा पूड़ी और विभिन्न प्रकार के व्यंजनों का स्वाद लेते हैं। हलवा पूड़ी, मलाई ताजी इत्यादि प्रकार के व्यंजनों का स्वाद लेते हैं। किंतु जो गरीब वर्ग होते हैं उन्हें तो सूखी रोटी और भाजी भी नसीब में नहीं होती, यानी उन्हें तो 2 वक्त का भोजन भी बड़ी मुश्किल से मिलता है। जो धनी वर्ग होते हैं वो हलवा पूड़ी और मलाई खाते हैं, किंतु जो गरीब वर्ग होता है उन्हें तो सूखी रोटी और भाजी भी नसीब में नहीं होती, वो भी उन्हें नहीं मिलती। अगली दो पंक्तियां, से रंगीन कीमती ओढ़े शाल दुशाले, पर इनके कंपित बदनों पर गिरते हैं नित पाले। जो धनी वर्ग होता है वो विभिन्न प्रकार के नए नए वस्त्रों को धारण करके अपनी उस सर्दी से निजात पा लेता है। जो धनी वर्ग होता है वो तो कीमती वस्त्रों को धारण करके उस ऋतु से बच जाते हैं, यानी वो नए नए दुशाले शाल का प्रयोग करते हैं, मूल्यवान वस्त्रों का प्रयोग करते हैं और उस ऋतु से वो बच जाते हैं। किंतु जो गरीब वर्ग होता है उनके तो बदन जो होते हैं वो ठंडे से कांपते हैं और उन्हें फटे हुए वस्त्रों में उन पालों का भी सामना करना पड़ता है। पालो अर्थात की जो ओलावृष्टि होती है ना, तो क्या कह रहे हैं कि जो धनी वर्ग होते हैं वो कीमती मूल्यवान वस्तुओं को खरीदकर, कीमती वस्त्रों को खरीदकर शाल दुशालों से वो अपने आप को सर्दी से बचा लेते हैं। किंतु जो गरीब वर्ग होते हैं वो तो उनके जो वस्त्र है वो तो फट चुके होते हैं और उनके जो वस्त्र फटे होने के कारण उन्हें ठंड में कांपना पड़ता है और नित पालों का भी सामना करना पड़ता है, यानी ओलावृष्टि का भी सामना करना पड़ता है और उसमें भी वो जीवन जीने के लिए मजबूर रहते हैं। अगली पंक्ति देखिए, वे है सुख साधन से पूरी सुघर घरों के वासी, इनके टूटे फूटे घर में छाई सदा उदासी। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो धनी वर्ग होते हैं उनके घरों में सभी प्रकार की साधन संपदा होती है। जो धनी वर्ग होते हैं उनके घर जो है वो साधन संपत्ति से भरे हुए होते हैं, सभी चीजें उनके जीवन में रहती है, सभी ऐशो आराम उनके घरों में प्रवेश रहते हैं और हमेशा वहां खुशी ही खुशी छाई रहती है, यानी सभी चीजें उपलब्ध होने के कारण हमेशा उनके जीवन में खुशी ही खुशी दिखाई देती है, उनके घरों में हमेशा प्रसन्नता ही प्रसन्नता होती है। किंतु जो गरीब वर्ग होते हैं हमेशा उनके यहाँ क्या है, कष्ट ही कष्ट होता है, जिनके कारण हमेशा उनके आंगन में सिर्फ दुख ही दुख दिखाई देता है, चारों ओर उदासी ही उदासी दिखाई देती है। जो धनी वर्ग होता है उनके जीवन में सभी चीजें उपलब्ध होने के कारण उनके जीवन में क्या होता है, हमेशा प्रसन्नता ही होती है, खुशी ही खुशी होती है, उनके घरों में हमेशा अच्छे प्रसन्नता खुशी का भाव ही होता है। किंतु जो गरीब वर्ग होते हैं उनके जीवन में हमेशा उदासी ही उदासी छाई रहती है। अगली पंक्ति देखिए, पहले हमें उधर की चिंता थी ना कदापि सताती,
माता समथी प्रकृति हमारी पालन करती जाती। अब वो क्या कह रहे हैं कि इसके पहले जो भी कह रहे हैं कि इसके पहले जब किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं था, जब किसी भी प्रकार का असमानता नहीं थी, तब हमें किसी भी प्रकार की उदर की समस्या अर्थात कि भूख की समस्या से कभी भी हमें अवगत होना ही नहीं पड़ा। यानी हम कभी भी भूखे रही ही नहीं। क्यों नहीं रहे? क्योंकि हमारी जो प्रकृति थी उसने मुक्त हाथों से एक माँ के समान हमारा पालन किया, जिसके कारण हमने कभी भी भूख की समस्या से अवगत भी नहीं हुए। यानी इसके पहले जब असमानता नहीं थी, जब समानता थी, तब हम कभी भी उदर की समस्या से दो चार नहीं हुए, अर्थात कि भूख की समस्या से हम कभी अवगत ही नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि प्रकृति ने एक माँ के समान हमारा पालन किया और उसने मुक्त हाथों से हमें सभी चीजें उपलब्ध कराई थी। हाँ, तो देखिए अंतिम दो पंक्तियों में कवि क्या कहना चाह रहे हैं? हमको भाई का करना उपकार नहीं क्या होगा, भाई पर भाई का कुछ अधिकार नहीं क्या होगा। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि ये दोनों ही वर्ग, चाहे धनी वर्ग हो या गरीब वर्ग हो, ये दोनों ही वर्ग भाई भाई है। और एक भाई की संपत्ति पर जिस प्रकार से दूसरे भाई का अधिकार होता है, ठीक उसी प्रकार ये दोनों ही वर्ग भाई भाई होने के नाते अमीर वर्ग की संपत्ति पे भी गरीबों का अधिकार होना चाहिए। और जब दोनों में ही दोनों भाई भाई के रूप में ये नाते चलेंगे, तभी इस विश्व में, इस देश में, इस राष्ट्र में, इस संसार में क्या हो जाएगा? समानता का भाव आएगा। यानी जिस प्रकार एक भाई की संपत्ति में दूसरे भाई का अधिकार होता है, ठीक उसी प्रकार धनी वर्ग की संपत्ति पे गरीबों का भी जब अधिकार हो जाएगा, दोनों भाई भाई के रूप में जब कार्य करेंगे, दोनों ही भाई भाई एक दूसरे को समझेंगे, तो इस विश्व में, इस राष्ट्र में समानता होंगी। चारों ओर समानता ही समानता होंगी, कहीं भी असमानता का भाव नहीं होगा। तो मैं आशा करती हूँ ये आपको कविता समझ में आई होंगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।